नहीं, जब मैंने आरएसएस ज्वाइन की थी तो पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार नहीं था, ना कोई संभावनाएँ थी। उसका बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी लेवल पे। मैं इतने छोटे से उससे बोल रहा हूँ कि अगर हम पेपर भी दे रहे हैं, नहीं क्वेश्चन आता स्किप हो जाए, पर अगर हम नकल मारने की कोशिश करेंगे, जब आप ईमानदारी से चलते हैं, मेहनत से चलते हैं, 100% आपको सफलता हासिल होती है। जो भी राजनीतिज्ञ या प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनको बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों का, लेकिन बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। तो आप वो पढ़ते हो कि लोग क्या अच्छी बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्डिंग विजडम के एक और पॉडकास्ट में। आज के हमारे एक गेस्ट हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी श्री संजय सूद जी। इनसे आप सीखोगे कि अगर आप लाइफ में मेहनत करोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। और एक शिमला में अपनी छोटी सी दुकान करने से लेकर पॉलिटिक्स में अपना बहुत बड़ा नाम कमाने तक का सफर। आई होप कि इनके इस पॉडकास्ट से आप जीवन जीवन की कुछ ऐसी लर्निंग्स सीखोगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में, या मे बी आप थोड़ा इंस्पायर होंगे अगर आपको कभी लाइफ में फील होता है कि मेहनत करके आपको सफलता नहीं मिल सकती है, या मेहनत करना इज नॉट एन ऑप्शन, आपको कुछ जल्दी जल्दी करके ही सक्सेस चाहिए। तो इनके एक्सपीरियंसेस से हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। सो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके सफ़र और सीखते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से, जो कि हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद है। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनफोल्डिंग विजडम पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सर हमारे पॉडकास्ट का पर्पस होता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुने और लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली यंग जनरेशन जो हमारे लोग हैं जनरेशन के, उनको, क्योंकि जब कोई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करता है तो हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, और क्या पता आपकी कौन सी लर्निंग किसी को कब क्लिक कर जाए और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो तो वो सीख ले कि सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसका पर्पस ये है। तो आपका मैंने सोशल मीडिया पे और वैसे भी बहुत जगह पढ़ा है कि काफ़ी इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पे, और आपने बहुत बेसिक लेवल से अपनी लाइफ की शुरुआत की है, और आप एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं शिमला से। तो मुझे लगा कि आपसे बहुत कुछ सीखने को है, सो इसीलिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ। थैंक यू। तो सर, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा था, और उस समय आप किस तरह के इंसान थे, कैसे ऐसे चेंजेस हुए धीरे धीरे जिससे आप अभी बने। क्योंकि व्हाट आई फील कि किसी इंसान का बचपन उसके बाद की एज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो उसके बचपन में चीजें हुई हो, स्ट्रगल एक्सपीरियंसेस कुछ भी, वो उस तरह से उसकी लाइफ को शेप करता है। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लायक समझा कि भाई मेरी लाइफ से भी आप लोग इंस्पायर्ड हैं, या बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आपने मेरे देखे होंगे। जहाँ तक आपने हमारे बचपन की बात की, बचपन थोड़ा तंगी वाला था, मगर मैं ये भी कहूँगा कि वो समय ही ऐसे थे, उसमें बहुत कम लोग थे जो शायद अच्छे से रह पाते थे। बाकी मेहनतकश लोग थे। तंगी का समय सबका रहता था, पर हमारा थोड़ा ज़्यादा रहा। हम 4 भाई 1 बहन। अभी भी वो एक छोटा-सा कमरा हमारे पास ही है जिसमें हम सब लोग रहते थे, और बड़ी अच्छी, मुझे लगता है कि शायद वो अच्छा समय था क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे। आज बेशक थोड़ा बड़े कमरे में रहते हैं, मगर रहते अलग-अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं। तो मुझे लगता है वो समय ज़्यादा अच्छा था, मगर बहुत स्ट्रगल का समय भी था। हमारे माँ-बाप ने मेहनत बहुत की। हम कांगड़ा से शिमला आए थे रोज़गार की तलाश में। मगर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, मगर आपको मेहनत का फल हासिल नहीं होता है। ऐसा ही शायद हमारे बुजुर्गों के साथ उस समय रहा। तो जब मैं 7th क्लास में था, मैं तब शिमला बस स्टैंड ये अभी बना नहीं था जो अभी है। सिर्फ़ 2 बसें यहाँ से चला करती थी, तो मैं उस समय यहाँ पर अखबारें बेचकर जो है अपना स्टडी भी खुद की, और उसके बाद थोड़ा बहुत घर का खर्चा भी उससे निकल जाता था उस समय। धीरे-धीरे बढ़ते गए आगे, और फिर उसके बाद ये बस स्टैंड 90 में बन के तैयार हुआ था।
फिर उस वक़्त मैंने यहाँ ओपन में इसी बस स्टैंड पे जो है वो चाय वग़ैरह बनाने का काम किया ओपन में। फिर थोड़ा समय बदला, मुझे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करने का मौका मिला, तो मैं 2 साल एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड्रे लैबोरेटरीज़ एक कंपनी है, उसके अंडर मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं 91 में जो है बस स्टैंड पे इस जहाँ मेरी वर्तमान में दुकान है, इसकी ऑक्शन हुई थी, तो ऑक्शन में हिस्सा लेके हमने यहाँ से अपनी दुकानदारी शुरू की। बचपन में बहुत कष्ट में समय देखा, मगर अच्छा समय ये था कि मैं एक राष्ट्रभक्त संगठन के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो मैं सन 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन के साथ जुड़ा, और उस संगठन के साथ काम करते-करते और अपनी परिस्थितियों को भी देखते हुए मन में ये भावना जागी कि नहीं, कुछ अपने से हटकर समाज के लिए भी करने की, राष्ट्र के लिए भी करने की आवश्यकता है। अच्छा-बुरा समय सब पे चलता है, मगर उसमें से राष्ट्र के लिए समय निकालना और समाज के लिए समय निकालना ये आवश्यक है। तो वहाँ से वो संस्कार आरएसएस से मुझे पढ़ने शुरू हुए। घर के संस्कार तो थे ही, और हालात थे जो सब कुछ सिखा रहे थे। तो धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करते-करते फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद, हमारा छात्र संघ है, उसमें काम किया, फिर भाजपा में आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि संघर्षमय जीवन में भी आरएसएस के साथ काम करते हुए समाज सेवा का भाव जो है वो, और राष्ट्र सेवा का भाव जागा, और उसी वजह से जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसमें बिना किसी संकोच के मैं कहूँगा कि मेरे भाइयों का, मेरे परिवार का इसमें बहुत सहयोग है, क्योंकि अगर वो मुझे समय ना देते, तो शायद मैं इस तरफ को ना जा पाता। और ऑफ़ कोर्स अगर मैं ये ना कहूँ कि मेरी बिटिया है एक, उसने भी मुझे बहुत समय दिया, और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी बहुत समय दिया। तो ये सबका सहयोग रहता है, और मन में अगर लगन है समाज के लिए कुछ करने की, राष्ट्र के लिए कुछ करने की, तो आप साफ नियत के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। जी, तो अब जैसे आपने आरएसएस के साथ आपका काम शुरू किया था, आपने एक समाज सेवी के रूप में, तो ये आपको पहले से कभी लगा था कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, या लोगों ने ही आपको सपोर्ट किया कि आपको पुश किया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, क्योंकि आपने समाज सेवा में अपना एक बहुत योगदान दे दिया था उस समय तक? नहीं, जब मैंने आरएसएस जॉइन की थी, तो पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार नहीं था। ना कोई संभावनाएँ थी, ना आर्थिकी अलाउ करती थी कि भई हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ सोचें भी। उस समय तो सिर्फ़ एक समाज के प्रति कुछ करने का भाव था, जितना हो बन पाता था, केवल पैसे से नहीं, फिज़िकली बनता है तो फिज़िकली किया। बस इस भावना के साथ हम तो जुड़े थे। धीरे बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। विचार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्र के प्रति समर्पित था, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ गए। पर मैंने कहा कि मूल जो हमको वो आरएसएस से सीखने को मिला, और स्ट्रगल करते-करते अपनी पढ़ाई भी की, और ऐसे ही फिर कब भाजपा जॉइन कर ली, फिर कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे 1980 से लेके अभी तक कर ही रहे हैं। तो फिर बीच में संगठन ने देखा कि भई इतना लंबे समय हो गया है, तो संगठन ने जैसे आदेश किए, जिस-जिस पद पर काम करने के लिए कहा, और जो-जो कहा, हमने वही सब कुछ किया। जी। सर, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो? जी। आप उसमें पढ़ते हो जो लोग कमेंट्स करते हैं? जैसे एक जो भी राजनीतिज्ञ या प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनको बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों का, लेकिन बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। तो आप वो पढ़ते हो कि लोग क्या अच्छी बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्या कुछ गलत, क्या लोगों के मन में डाउट्स हैं जो सही नहीं है, ऐसी चीज़ें आप खुद भी पढ़ते हो? जी, बिल्कुल पढ़ता हूँ, बिल्कुल ठीक पढ़ता हूँ। है। और इंसान होने के नाते सबको लगता है, अच्छा कमेंट हो तो सबको अच्छा लगता है, बुरा हो तो उससे मेरा जैसा मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी। बुरा है तो उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि अगर लोगों ने ऐसा लिखा है तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा, तो हुँ, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और अपनी तरफ से तो पहले कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा करें ही ना, मगर राजनीति में रहते हुए, या अपोज़िशन है, या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको
किसी भी तरीके का कमेंट करना है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजनीति में चलता है। ये मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रही थी तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा था बहुत सारी वीडियोस, शॉर्ट्स, करोड़पति चाय वाला। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइक वो इमेज कैसे ड्राफ्ट हुई है और क्या है वो? देखिए, जो ये कमेंट्स करते हैं ना, वो हमको सिर्फ ऊपर-ऊपर से देखते हैं। हुँ, उन्होंने हमारे पैर के छाले नहीं देखे कभी, हुँ, कि हम अगर आज कहाँ हैं, तो उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 7th क्लास से मैं अखबार बेच-बेच के हमने अपनी स्टडीज़ की हैं और उसके बाद मेहनत करके एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाय बेच के काम किया है। और कैसे आप मतलब असेस करते हैं जिसने भी बोला कि चाय बेचने वाला करोड़पति। अब एक अगर एक फ्लैट हमारे पास है और उसकी कीमत जब हमने ली थी तब क्या थी, आज वैल्यू बढ़ती है हर चीज़ की, आज उसकी कीमत बढ़ी है तो असेसमेंट तो आज के रेट से हो रही है। तो ठीक है, उसका रेट बढ़ा है फ्लैट का तो हमें वो मतलब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मगर जो है वो सबके सामने है। जी, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो अपने पास जो भी है, वो सबके सामने है। ओके। सर एक चीज़ और, जैसे आप शिमला से बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ पे ही आपने अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय व्यतीत किया है। आपको क्या लगता है कि आज, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि शिमला का आपके मन में क्या एक पर्सपेक्टिव है? किस तरह से आप शिमला को देखते हो? कितना करीब हो? प्लस आजकल क्या चैलेंजेस है जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा है? जैसे हम पढ़ते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, ओवर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हो गई हैं। दूसरा अभी तो वो तो चलो एक नेचुरल डिज़ास्टर है कि बरसातों में लोगों का बहुत लॉस हो जाता है। वो तो नॉट ओनली शिमला, हिमाचल के काफ़ी क्षेत्र में है। तो आपको क्या, क्योंकि आप तो एज़ अ समाज सेवक यहाँ पे कार्य करते हो और आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, चैलेंजिंग चीज़ें जिससे शिमला आज जूझ रहा है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 1970 से मैं शिमला को देख रहा हूँ और धीरे-धीरे शिमला में नो डाउट ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है। और जब शिमला बना था तब ये 25,000 की पॉपुलेशन के लिए बना था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो था। धीरे-धीरे आज तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब जो है वो शिमला की पॉपुलेशन बढ़ गई है। नो डाउट समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, मगर अभी भी बहुत ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो इस पॉपुलेशन के हिसाब से और ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें मेरा मानना ये है कि भई सबसे पहले तो जैसे रोड वाइडनिंग वगैरह का जो है वो शिमला में स्कोप बहुत कम है। अब एक ही चांस हम पे बचता है कि अभी हम शिमला के बाहर से कोई रोड्स निकालें और शिमला में ट्रैफ़िक का आना जो है वो थोड़ा कम करें। और दूसरा मुझे ये लगता है कि शिमला के अंदर अब शायद कंस्ट्रक्शन को थोड़ा कम करना चाहिए। हुँ, जहाँ तक ये डिज़ास्टर की बात है, शिमला में ख़ासकर जो मैं देखता हूँ, हमने बचपन से देखा है कि शिमला के नाले जो थे वो वेल मेंटेन्ड होते थे और उसमें बाकायदा जो है टाइल लगी होती थी नालों में और मश्क लेकर जो है, मश्क शायद आप समझते हो, नहीं मुझे नहीं ध्यान। उस समय के जो सफाई कर्मचारी हुआ करते थे वो एक लेदर की कंटेनर में पानी लेके चलते हुँ, थे, उससे नालियाँ साफ करते थे। हमने खुद अपने उससे देखा। और वो क्योंकि टाइलों वाले नाले होते थे तो इसलिए जितना भी कूड़ा होता था वो सीधा निकल के और लास्ट स्टेज पे पहुँच जाता था। आज स्थितियाँ नालों की थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से ब्लॉक होते हैं और जब बड़े ज़ोर की बारिश होती है तो वो नाले की बजाय सड़कों पर बहते हैं और फिर वो कहीं न कहीं डिज़ास्टर का काम करते हैं। और अदरवाइज़ भी जो ड्रेनेज सिस्टम जो शिमला का है, वो मुझे लगता है वो मेंटेन्ड नहीं है, जिसको मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है। तो ना मैं शिमला के जो सिटीज़न हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी जब अपना मकान वगैरह या कुछ बनाते हैं, तो पानी जब तक आप प्रॉपर नाली में नहीं डालेंगे, तब तक हमेशा ये रिस्क रहेगा कि कभी भी जहाँ पानी छूटता है, वहाँ लगातार पानी छूट रहा है, तो कभी भी वो जगह जो है वो अपना स्थान छोड़ देगी क्योंकि वो लूज़ पड़ जाती है मिट्टी वहाँ से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिज़ास्टर की वो रहती है। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से तो ये एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है।
शिमला शहर के अंदर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पर उन चीज़ों का नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो है उसको मेंटेन अच्छे से किया जा सकता है और उसको अच्छे से मेंटेन करना ही चाहिए। चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की जैसे मैंने बात की, चाहे ट्रैफ़िक को डाइवर्ट करने की मैंने आपसे बात की, थोड़ी बहुत ही ऐसी जगह बची हैं जहाँ पर हम और ज़्यादा पार्किंग्स बना सकते हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता है और वही एक चांस है जिसकी उससे हम शिमला का जो एक चार्म है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसको बरकरार रख सकते हैं। जी। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार कुछ कर सकती है या आपको इसमें जनता का भी सपोर्ट चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता उतने लेवल पे, बट जो नए बनते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़े से ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए कि जब तक वो सारी चीज़ें वेल मैनर में अप्रूव्ड ना हो, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन ना हो। तो एक ये तरीका है, बट जो पुराना है उसमें वट आपको क्या लगता है कि सरकार की भूमिका अहम है या जो लोग लोकल है, जो जनता है, जिनका घर है, उनसे ही रिक्वेस्ट करके ये चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बने ही हुए हैं। बेसिकली उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं लीकेज रह जाती है और उस लीकेज का जो है वो थोड़ा-सा नुकसान होता है। नो डाउट सबसे पहले तो सरकार को ही चाहिए क्योंकि सरकार को ही इम्प्लीमेंट करना होता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। मगर सिविक सेंस के नाते मुझे लगता है आम आदमी को भी ये समझने की आवश्यकता आ चुकी है शिमला शहर के लिए कि हमें जो है अगर कंस्ट्रक्शन करनी भी है तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करनी है और उसका जो भी सिस्टम है जैसे मैं कहूँ कॉरपोरेशन ने तो रूल बना रखा है कि आपको सेटबैक्स छोड़ने हैं और सेटबैक इसीलिए छोड़े जाते हैं कि उसमें से आपकी पानी की पाइप, सीवर की पाइप या ड्रेन जो है वो सारी प्रॉपर निकले। मगर कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि भई हम उसमें कंजूसी कर जाते हैं कि भई हमारी 2 फुट जगह खराब हो रही है, हम क्यों उसको ऐसे कवर कर लें, कैसे कवर कर लें। वो मोमेंटरी तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उसके इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट वो बाद में सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रोल इसमें सरकार को ढंग से रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का है और सिविक सेंस के नाते आम आदमी का ये फर्ज़ बनता है उनको खुद इस बात को समझना ही होगा। सर, आपने 2022 में चुनाव लड़ा और उसमें लोगों ने आपको बहुत प्यार भी दिया, लेकिन आप उसमें जीत नहीं पाए। तो उस हार को आपने किस तरह से अपनी लाइफ में उससे लर्निंग्स ली और कैसे स्वीकार किया? उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने इस लायक समझा कि शिमला जैसी हॉट सीट से जो है मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। जहाँ तक हार-जीत की बात है, मैं पहले नगर निगम में पार्षद रहा हूँ और उसमें भी मुझे जब पार्टी ने पहली बार टिकट दिया था, तो उसमें भी मैं हारा था। मगर उससे मैंने सबक लिया और स्टडी किया कि मैं अगर हारा तो उसके हार के कारण क्या रहे और मुझे लोग ऐसा लगता था कि जब लड़ा था कि सब अच्छे से जानते हैं, तो हार को मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने उसको पॉज़िटिविटी से लिया और उसी तरीके से आगे काम करता रहा और अगली बार जब मुझे टिकट मिला तो मैं अच्छे मार्जिन से फिर जीता और हमने कांग्रेस के सिटिंग डिप्टी मेयर को उस वक़्त हराकर जो है जीत हासिल की। अभी भी जैसे 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो ऐसा माहौल था कि भई हम जीतेंगे और बहुत लोगों ने प्यार दिया। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 1980 से लेके 2022 में सबसे ज़्यादा वोट जो है इस बार भाजपा को पड़ा है। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है और कमल के फूल के लिए कुछ भी करता है। हम कहीं लग नहीं रहा था कि कहीं हम हारेंगे, मगर फिर भी हारे। फिर भी हमको इतना वोट मिला था तो हम हमारी ये कमिटमेंट थी, हार-जीत चली रहती है, आगे फिर समय आएगा। मगर जितने लोगों ने हम पर विश्वास और प्यार जताया है, तो हमें तो उनके लिए लगे ही रहना है। और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो चुनावों तक की हमारी एक वो रहती है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। जीतने की कोशिश सब करते हैं, मगर जिसकी जीत हो गई, हार हो गई, फिर उसके बाद सारा समाज, सारा शहर हमारा है। तो हमने उसी नीति के ऊपर हार को स्वीकार करते हुए
सबके साथ आज भी जो है बिल्कुल जहाँ संभव हो पाता है, वहाँ तक उनके काम के लिए हम खड़े हैं। थैंक यू सो मच इसका आंसर इतने अच्छे से देने के लिए, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे स्पेशली इसलिए पूछा था, क्योंकि ये पॉडकास्ट यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है। तो आजकल लोगों में हार को एक्सेप्ट करने की पेशेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कितने न्यूज़ में चीज़ें पढ़ोगे कि बच्चे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, ये कर लिया, जबकि वो लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो मेबी ये उनमें सिखाया नहीं जा रहा है कि हार से हम कैसे टैकल कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि जो जिस तरह के बड़े लेवल पे चुनाव लड़ना, इतने लोगों आप जैसे अगर कोई प्रतिनिधि जीतता या हारता है, वो उसकी अकेले की जीत या हार तो होती नहीं है, इतने लाखों लोगों की जी। होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर हम छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स के लिए या करियर में कहीं इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वहाँ उस चीज़ों के लिए अपनी जान ले लेते हैं, बिना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे हुए, आस-पास के लोगों के बारे में सोचे हुए, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि मेबी हमें सिखाया नहीं गया है कि हार से कैसे टैकल करना है, क्योंकि जीत मिल गई तब तो सब लोग खुश होंगे, वो सबको आता है। लेकिन हार मिल गई, उससे अपने अपने आप को पॉज़िटिव कैसे रखना है, फिर से प्रेरित कैसे रखना है। आपको क्या लगता है ऐसा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, जिसने आपको भी इतना पॉज़िटिव करे रखा? या आप ये बाय द एज आप ये सीखते गए? पहले आपके साथ भी ऐसे होता था कि छोटी-छोटी हार से मन दुखी हो जाना या फिर डिसअपॉइंट हो जाना कि अब तो ये हो गया, अब आगे क्या होगा? ये विचार आपके माइंड में पहले से आते थे, या पहले से ही इस तरह से परवरिश हुई थी कि पॉज़िटिविटी ही रहती थी हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ़ में? देखिए, ऐसा है कि मेरी जहाँ तक बात है तो मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, उसके रिज़ल्ट्स बाद में ही पता लगते हैं। आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको ये माइंड बना के ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि मैं 100% सक्सेस के लिए काम कर रहा हूँ। मगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा उसी उसमें ट्राई में रहूँगा, ये दिमाग में बड़ा क्लियर रहना चाहिए। हार-जीत होनी है, चाहे जैसे आपने बच्चों की बात की, बहुत अच्छा आपने कहा। आजकल पेशेंस बहुत कम रह गई है बच्चों में। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि भई कहीं न कहीं आज के पेरेंट्स भी थोड़े से उसके लिए ज़िम्मेवार हैं, सिस्टम ज़िम्मेवार है। हर किसी को 99% मार्क्स चाहिए, किसी को तो 100% मार्क्स चाहिए किसी को भी। तो ये पॉसिबल भी नहीं होता, और इस कॉम्पिटिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आदमी को कोशिश 100% के लिए करनी है, मगर जितना मिला उसमें सैटिस्फाई होके उसके आगे जब हम जाते हैं तो ये टारगेट बना के चलना चाहिए कि हमको अब जो हासिल करना है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। यही हमने किया बचपन से लेके कि जिस जो हमारे पास था हम मेहनत करते रहे, धीरे-धीरे आगे बढ़े। एकदम की जो एक दौड़ चली हुई है कि आज करें और कल हासिल हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। जब आदमी की ऐसी मानसिकता होगी तब वो या तो मतलब जल्दी कमाने के लिए कोई गलत काम करेगा, या फिर वो क्या कहते हैं जो है उसी कंपटीशन की दौड़ में पड़ा रहेगा कि मुझे भी अंबानी बनना है। तो वो अंबानी बनने के लिए उसने कितना कुछ कब से किया, उसके बुजुर्गों ने किया, क्या किया है, तो वो दे उसको भी पहले स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हासिल किया। तो उसके लिए मेरा मेरा मानना ये है कि भैया बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और इस मानसिकता के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें 100% सक्सेस चाहिए, मगर कहीं अगर कमी रह जाए तो अगली बार के लिए उससे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। और बच्चों के लिए मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मैसेज देना चाहूँगा, किसी भी चीज़ से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो तय है। कोशिश इंसान की, हर आदमी की यही इच्छा रहती है कि भई हम टॉप लेवल पे जाएँ, मगर उससे नीचे भी दुनिया बहुत है। इसलिए अपनी, और ये जो ज़िंदगी है ये बार-बार मिलने वाली नहीं है। ऐसे कदम बच्चे ना उठाएँ, और पेरेंट्स से भी मेरी निवेदन ये है कि हर बच्चे को प्रेशर डालकर जो है वो एक फ़ील्ड सेट करके ना दें कि आपको यहीं जाना है। बच्चे को ऊपर भी अपना करियर बनाने का जो है वो उनको अधिकार दें। तो मुझे लगता है, और ये संस्कार हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं, और वहीं से स्टार्ट होके जो चलते हैं वो मुझे लगता है कि वो आगे तक ठीक रहेंगे। जी।
सर आप यंग लोगों के साथ कितना जुड़े हैं? आप कितने लेवल तक उनसे बात करते हैं और उनके साथ बीच में उनकी बातों को सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है वही देश का भविष्य है। हाउएवर पॉलिटिक्स में ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि यंग लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट अगेन वो हमारे देश का भविष्य है, किसी भी देश का। तो आप जैसे उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आजकल के लोगों की यंगस्टर्स के बीच में बहुत चैलेंजिंग है अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया? आप सोशल मीडिया भी बता सकते हो, बट आपको खुद की ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या हैं? देखिए, मैं बिल्कुल फ्रेंडली आज भी यूथ के साथ रहता हूँ, मगर फिर भी मुझे ये देख के चलना पड़ता है कि किस यूथ के साथ कितना फ्रेंडली होना है। और जहाँ तक बात है कि भई उनका जो फ्यूचर है, हम उनका फ्यूचर तो है, पर हमारे देश का जो फ्यूचर है, नो डाउट आने वाली जनरेशन के पास। और इसके लिए भी मैं एक बार फिर से ये आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व भी इसके लिए चिंतित है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले माननीय मोदी जी ने 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की ओनली ऑन पॉलिटिक्स। उनका मकसद भी यही था कि भाई अल्टीमेटली तो यूथ को संभालना है। वो दूर क्यों हो रहा है राजनीति से? अगर वो सारा यूथ राजनीति से दूर हो जाएगा तो कल कौन संभालेगा? इसीलिए उन्होंने उनके साथ इंटरेक्शन की थी और मैं भी उनको बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मगर यूथ का दूर होना, वो मुझे लगता है जो आज तक की पिक्चर 2014 से पहले की यूथ के सामने रही है कि किस तरीके से जो है पॉलिटिशियन का इम्प्रेशन यूथ के ऊपर रहा कि सिर्फ ये तो अपने घर बनने के लिए, लूट-खसूट के लिए हैं। तो उस वजह से कुछ यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जो है दूर होने लगे। मगर मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद से यूथ में राष्ट्र की भावना जागी है, अपनी संस्कृति के प्रति प्यार जागा है उनका। थोड़ा सा एक कारण मेरा इंडिविजुअल है, मे बी, और शायद इसे ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो। आजकल हमारी फैमिलीज छोटी होती जा रही जी। है, एक बच्चा या 2 बच्चे। तो 1 बच्चा या 2 बच्चे होने से सबको यही रहता है कि भई अच्छा पढ़ जाए, लिख जाए, 4 पैसे कमाने लग जाए। तो जब वो सारा ही ध्यान ही उसका उस तरफ को है, तो राष्ट्र के प्रति उसका ध्यान या देश को कैसे चलाना है, समझना है, राजनीति में जाना है, तो उसका ध्यान उस तरफ को कम जा रहा है। तो ये भी एक छोटा-सा रीज़न है, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर राष्ट्र है, तभी हम लोग हैं। तो इसलिए यूथ को राजनीति को अच्छी तरह से समझते हुए देश प्रेम की भावना के साथ अगर वो राजनीति में आते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में अगर सेवा भाव के साथ आ पाएँगे तो राजनीति एक बहुत अच्छे समाज सेवा भाव के लिए एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है। मगर उसके लिए पहले मन ये बनाना पड़ेगा आपको कि भई मुझे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। रोटी तो सब इंसान खाते हैं। जी। हमारे पास बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, जिन्होंने अपने घर-बार उन दिनों में छोड़े और जो उन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई, तब हम आज आज़ादी में साँस ले पा रहे हैं। तो हमको उसको बरकरार रखना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यूथ को राजनीति में आना चाहिए और हम यही एक कोशिश, इसीलिए हमने, हमारे तो यहाँ पर युवा मोर्चा के नाम से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और इसीलिए उनको हम यही सिखाते हैं कि भई राष्ट्रहित के लिए आपको राजनीति में रहना चाहिए। एंड सर वो चैलेंजेस आपको क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी कि कौन-सी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे वो सफ़र मतलब नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो रहे हैं, चैलेंजिंग? चैलेंजेस यही, मेन तो चैलेंज उनको यही रहता है कि अभी हमारे रोज़गार का क्या रहेगा, या हमारे में मतलब वो कॉम्पिटिशन की भावना कि वो आगे बढ़ गया, वो उधर बढ़ गया। मैंने कहा कि चैलेंज बहुत हैं लाइफ में, वो रहेंगे चैलेंजेस, मगर आपको एक रास्ता तय करना है। चाहे वो आप जिस भी फ़ील्ड में वो रास्ता तय करते हैं, आपको दृढ़ निश्चय के साथ उस रास्ते को तय करना है। चैलेंजेस ज़िंदगी में ना हो, तो मैं नहीं समझता कि आदमी कुछ सीख सकता है। आदमी को सीखने के लिए चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे और उसको पार करके जब आप कोई सफलता हासिल करते हैं, उसका आनंद भी बहुत अलग होता है।
जी, हमारी सक्सेस के जो मायने होते हैं, डेफ़िनेशन लोगों की नज़रों में रहती है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, है ना? या जैसे आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो बच्चों के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि अब हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इतनी चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं, अब हमारा टाइम है उनको खुश रखने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक तरह से कह लीजिए। तो उनको चाहे कोई बोले या ना बोले, उनको खुद पे ये प्रेशर फ़ील होता है कि अब हम जब तक पैसे कमा के इनको अच्छे से खुश नहीं रखेंगे, तब तक मे बी हम सक्सेसफुल नहीं हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रीडी हो रहे हैं, इट जस्ट कि आस-पास में हमें ट्रीटमेंट ही वैसा मिलता है कि डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स यू आर डूइंग फाइनेंशियली, है ना? तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़रों में सक्सेस की क्या डेफ़िनेशन है? प्लस आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा माइंडसेट शेप होता है, इसमें मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारे जो समाज के लोग हमें जो ट्रीटमेंट या बिहेवियर फ़ील करवाते हैं, इसीलिए लोगों का माइंडसेट इसलिए होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मे बी दैट पर्सन इज़ मोर सक्सेसफुल। तो इसमें आप लोगों को भी क्या कहना चाहोगे जो एज़ अ पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लाइक जो सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि हमें अपने बड़ों की बोली हुई बात का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। देखिए, अगर कोई ये समझता है, ये माइंडसेट बना है कि जिसके पास पैसा है वही सक्सेस है, तो हुँ, मैं उसके साथ सहमत नहीं जी। हूँ। मैंने आपको कहा कि हम 4 भाई एक बहन एक कमरे में रहते थे। वो समय मुझे लगता है वो आज से ज़्यादा सक्सेसफुल समय था। परिवार था, इकट्ठा था। जैसे आपने कहा कि माँ-बाप को खुश रखना है तो सिर्फ़ पैसे से खुश नहीं रखा जा सकता। माँ-बाप को समय हम दे रहे हैं, अगर उनके साथ बैठ के हम एक समय का भी कम से कम भोजन कर लें, तो माँ-बाप उसमें भी खुश हैं। नो डाउट हर माँ-बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाए, मगर वो ईमानदारी से जब आगे जा रहा है, मेहनत से जब आगे जा रहा है, पेरेंट्स को साथ लेके आगे जा रहा है, तब पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी होती है, बजाय इसके कि वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए चल पड़े। आज हमारे समाज का हालात इसीलिए ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा एक-एक बच्चा है, पढ़ाया-लिखाया, अच्छे पैसे कमाने लगा, फ़ॉरेन चला गया। पीछे से बुज़ुर्ग माँ-बाप अकेले हैं, कौन उनको देख रहा है? तो कहाँ माँ-बाप खुश हैं? जी, बिल्कुल। कहाँ आपने उस पैसे से कितना कर लेंगे आप? हुँ, देखिए, अगर हमको खाना बना के भी दो दे देगा कोई, तो खाना तो हमको हाथ से पड़ेगा ना, इतनी मेहनत तो हमें ही करनी है। हुँ, तो पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रूरत है पैसा, मगर पैसा ही सब कुछ है, ये बिल्कुल गलत है। हमको ही बच्चों को ये संस्कार देने हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक बच्चे से पूछा, बड़ा अफ़सर बन गया, मतलब उसको तकरीबन कोई 18 लाख रुपए का पैकेज मिल गया। हुँ, हुँ, तो भाई इतना पैसा कमाने लग गया, अभी क्या करोगे इस पैसे का? हुँ, मेरा पैसा है, मैं खाऊँगा, कमाऊँगा, कमाया है, खाऊँगा, और क्या करो? मन की भावना ये थी जानने की कि उस बच्चे को क्या सिखाया गया, और क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं खाऊँगा, मैंने कमाया है। मतलब उसकी भावना, उसको यही सिखाया गया था आज तक कि देना ही, उसको लेना ही लेना था, देना उसको सिखाया नहीं गया। हुँ, क्यों नहीं सिखाया गया? कि माँ-बाप दोनों उसके जो है वो जॉब करते थे। तो अब जब वो जॉब करते थे तो घर में जो है उसको, बच्चे को सिखाने वाला तो कुछ था नहीं, तो क्या करते थे? जब बच्चा रोया तो चॉकलेट दे के चुप करा दिया। जैसे आजकल बच्चा रोए तो माँ क्या करती है, मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है, अपना काम करते रहते बच्चा मोबाइल में। तो उसको ये बच्चे को एहसास हो गया कि मेरे को कुछ हासिल करना है तो थोड़ा-सा रोना है, और मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी। और वैसे भी बच्चा एक ही था, माँ-बाप दोनों कमाने वाले थे, तो उसकी हर डिमांड को पूरा कर देते थे। उसकी डिमांड पूरी ही हुई थी, कभी उसने किसी की पूरी नहीं की थी। तो अल्टीमेटली उसको समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसको बोला गया कि भाई कुछ अपने माँ-बाप को भी दोगे? अरे क्यों? उनके पास कौन-सी कमी है? उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की। तो भाव ही नहीं हमने उनको दिया कि कभी किसी की मदद करो। जब हमने उनको ये भाव ही नहीं दिया, आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो। मगर अल्टीमेटली क्या है कि अभी वो माँ-बाप दोनों बुज़ुर्ग तो होंगे ही। फिर आप चले गए पैसा कमाने के लिए, आज आपको 18 लाख का पैकेज, कल को आपको 20 का हो गया। फिर आप इंसान हैं, आपकी इच्छा बढ़ती जाती है। फिर आप चले गए उसको लेके बाहर और ज़्यादा कमाने, तो माँ-बाप पीछे अकेले रह गए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि भई हमने अगर माँ-बाप की सेवा नहीं की और उनको जो है उनका, जैसे आपने खुद कहा, हालाँकि माँ-बाप कभी नहीं चाहते कि भई हमने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी सोच ये कभी नहीं होती। उनकी सोच ये होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ अपने बच्चों को दें। उसको इन्वेस्टमेंट का नाम देना ही गलत है। मगर
अगर हमारे को संस्कार अच्छे दिए होंगे तो ये हमारे मन में खुद से भावनाएँ आती हैं कि हमारे माँ-बाप हैं, हम 2 पैसा कम कमाएँगे, मगर हम अपने माँ-बाप के साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो मुझे लगता है वही अच्छी एक चीज़ है। ऐसा ही बच्चों में संस्कार होना चाहिए और बहुत से बच्चे अब इस बात को मुझे लगता है समझने जी। लगे हैं और इस उसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारा सिर्फ़ मुझे लगता है हमारे ही देश में संभव है, बाकी जगह तो आप देखते ही हैं कि 15-16 साल का बच्चा हुआ और उसके बाद वो अपने हिसाब अकेले से रहते हैं। चलेगा, जो मर्ज़ी करे, ना माँ-बाप पूछते हैं, ना बच्चा माँ-बाप को पूछता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे तरीके से हमको समझना है कि कैसे हम खुद परिवार को भी खुश रख सकते हैं, वो हम भी, तो हमें मेहनत करके पैसा भी कमाना है और हमें अपने पेरेंट्स के साथ समय भी व्यतीत करना है, तभी एक खुशी परिवार जो है वो और जब परिवार खुश होगा तो हमारा समाज खुश होगा तो देश खुशहाल होगा ही होगा। जी। सर तो आपका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग पे डिपेंड करती हैं। अगर हम अपने बच्चों को उस तरह से परवरिश देंगे तो उनके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आएँगे या फिर अगर बाहर कहीं ये थॉट्स सुनते हैं, तो उनको समझ होगी कि हमें इनको ओवरपावर नहीं करने देना है जो हमारी थिंकिंग है उससे। जी, बिल्कुल। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि सबसे पहले ये घर से स्टार्ट होता है और पेरेंट्स को ही ये चीज़ जो है अपने दिमाग से पहले निकालनी पड़ेगी और बच्चों के दिमाग में जो है इस चीज़ को डालना पड़ेगा कि जो हम लोगों के पास है उसी में हमारी खुशी है। हमारे समय में एक कहावत होती थी, ख़ैर अभी भी है वो, कि हमको पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चद्दर हो। अगर हमारी मतलब एक्सपेक्टेशंस तो हाई रखनी चाहिए, पर अगर हम कम संसाधनों में ज़्यादा मतलब वो हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हम मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलत रास्ते में जाने के मजबूर हो जाएँगे और गलत रास्ते कई किस्म के होते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अननेसेसरी लोनिंग में भी जाएँगे तो वो भी हुँ। गलत रास्ता है। आजकल आप देखते हैं कि भई जैसे आपने कहा कि दूसरों को देख के इच्छा जागती है। उसके पास गाड़ी है, मुझे भी लेनी है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आजकल ईज़ी फाइनेंसिंग है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करके फिर पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चों के लिए वो भी कर लेते हैं और अल्टीमेटली दिस लीड्स टू नेगेटिविटी हुँ। और वो कहीं न कहीं लोन की किश्तें बढ़ती जाती हैं, फिर पेरेंट्स भी प्रेशर में आते हैं और उसकी वजह से घर में एटमॉस्फेयर खराब होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमको अपनी चद्दर देख के ही पैर पसारने चाहिए। इसके लिए वही पेरेंटिंग जो है वो बचपन से हुई हो, तो आराम से ये चीज़ें हो सकती हैं। जी। सर अभी हमने बहुत बातें कर ली पॉलिटिक्स की, लोगों के बारे में। अभी थोड़ा-सा आपकी पर्सनल साइड के बारे में जानना चाहूँगी कि जी। आपको खुद क्या करना पसंद है? जैसे अकेले में लोगों को कुछ लोगों को बुक रीडिंग करना पसंद है, कुछ लोग हॉली बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों को घूमना पसंद है। तो आप अपने लिए क्या करते हो, जो चीज़ सिर्फ़ आपको पसंद है? देखिए पहले तो मुझे लगता है समय नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। जो थोड़ा-सा समय मिलता है वो मुझे खुद को यही पसंद है कि भई अपनी फैमिली के साथ समय बिताना। बहुत कम समय मैंने पहले कहा कि भाइयों ने भी और वाइफ़ ने, बिटिया ने बहुत समय मेरे लिए दिया है। तो जो समय मुझे उस टाइम भी उनको देना चाहिए था, मैं वो भी समय उनको उस टाइम भी नहीं दे पाया। तो जहाँ थोड़ा-सा भी समय मिले, तो मैं पसंद करता हूँ कि भी परिवार के साथ वो समय निकले। सेकेंडरी है वो, फर्स्ट फिर भी मेरे लिए समाज के लोग हैं, जिनको अगर मतलब पहले मेरी ज़रूरत है, तो मैं पहले वहाँ चला जाता हूँ, नो डाउट अपनी फैमिली के ध्यान में लाकर। जी। ओके एंड सर आप जैसे आप कहते हो और लोग भी कहते हैं आपके बारे में सबसे बड़ी बात मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जाननी थी तो सबसे पहले वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपको फ़ील ही नहीं होगा कि वो पॉलिटिशियन इतने बड़े लेवल के वो आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे, इतना आपको अच्छा फ़ील कराएँगे स्पेशल तो मेरे को आप ये बताओ कि ये जो आप और आप कहते भी हो कि मैं अपनी रूट से जुड़ा हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आपको ये बचपन से ही आपका नेचर ऐसे रहा है या जितना जैसे कहते हैं ना कि लोगों को जितना लोग प्यार करते हैं उतना वो हम्बल होते रहते हैं तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील होता है कि अब मुझे इतना लोग प्यार कर रहे हैं, मेरी इनके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आपका नेचर ही पहले से ऐसा है या लोगों का प्यार आपको ऐसा बनने के लिए एनकरेज करता है? देखो ये जितना आपने प्रश्न पूछा इसी में सारे आंसर हैं।
मैंने आपको पहले कहा कि भई पेरेंटिंग कैसी है पहले तो आपकी, हमारे बचपन से हमको यही सिखाया गया था। हमारे माताजी बहुत धार्मिक नेचर की थी और हमको हमेशा वो अपने साथ उँगली पकड़ के कहीं कथा में, कहीं पर वहाँ ले जाया करती थी। तो वहीं से जैसे कई बार ये होता था प्रसाद बाँटने लगा दिया, कभी कुछ चीज़ में लगा दिया, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने आपको बताया कि 1974 में जब मैं आरएसएस के संपर्क में आया, शाखा लगाने में, तब वहाँ से मुझ में थोड़ी-सी ये चीज़ आई। तो ये संस्कार जो हैं बचपन से चले हुए हैं और नो डाउट इसमें फिर जब पब्लिक के बीच में गया, पब्लिक ने मुझे मौका दिया सेवा का, तो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया था तो मैं उनके लिए काम करूँ। तो एज़ अ काउंसलर मैंने जितना संभव था उससे ज़्यादा काम किया। और दूसरा, मुझे शहर के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, आज भी बहुत प्यार देते हैं। जहाँ तक आपने कहा मेरे बारे में कि हम्बल है या कुछ है, तो वो तो जनता का प्यार ही है, वही डिसाइड करते हैं। हम तो जो संस्कार बचपन से उस हिसाब से चलते हैं। पर मुझे इतना ज़रूर कहना है कि हमारा कुछ नहीं जाता, हमको अगर समाज में अगर सबके साथ हँस-खेल के बोलते हैं, बड़ों को नमस्ते कर ली, पैर छू लिए, छोटों से अच्छे से आप करके बात कर ली, तो इसमें अपनापन ही बढ़ता है। जी। ना हम कुछ दे रहे हैं, ना वो हमसे कुछ माँग रहे हैं। तो मुझे तो इससे बहुत अच्छा आनंदित महसूस होता है, मैं इसीलिए इस काम को करता हूँ। काम भी नहीं कह सकते, मेरी नेचर ही बन गई अब तो, जिसको मिलना है अच्छे से मिलना है। आपने जैसे बताया जैसे आपकी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो आप भी कोई ऐसे मतलब किसी आपको इष्ट देव हैं आपके या जैसे कुछ लोगों का रहता है कि गीता से बहुत वो इम्पैक्टेड रहते हैं अपनी लाइफ में पढ़ के क्योंकि कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में कभी सवाल के किसी के जवाब ना मिल रहे हो तो थोड़ा आप भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, उनसे बात कीजिए, है ना? तो आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा शेयर करना चाहोगे? मेरा बड़ा सीधा-सा हुआ है, मैं बहुत धार्मिक नेचर का आदमी हूँ मैं भी। मगर मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट है मेरी माताजी से। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। जब जैसे आपने कहा कि भई जैसे कोई दिक्कत सी महसूस हो, तो जहाँ भी हो मंदिर के सामने खड़े होके भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि इस समय से निकाल दो। हुँ। और इंसान हैं इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि भई कुछ न कुछ भगवान से ही माँगते हैं हम। तो भई चाहे मैं अगर राजनीति की भी बात करूँ तो हमने तो हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अच्छे से काम करने की हिम्मत दे रखना और गलत कार्यों से थोड़ा दूर रखना। तो मुझे लगता है वो चीज़ मिली भी है, भगवान से मिली और स्पेशली मैं कभी भी मतलब कोई इस तरीके से नहीं हूँ कि मैं स्पेशली कुछ करूँ धार्मिक उससे। मैं श्री राम मंदिर सुसभा का 7 साल प्रेज़िडेंट रहा हूँ। तो रामनवमी का कार्यक्रम हो, चाहे जन्माष्टमी के कार्यक्रम हो, हम अच्छे से उसको करते रहे हैं। वो इसलिए भी करते रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है और हमारी नई जनरेशन हमारे धर्म को ना भूले, हमारी संस्कृति को ना भूले, इसलिए हम इस कार्य को निरंतर करते आ रहे हैं और आज हम कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य शहर के अंदर होता है, तो हम उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बस इतना सा मेरा स्पिरिचुअल भगवान पे पूरा विश्वास है। एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे स्पेशली उन लोगों को जो हमारी एज के हैं कि अपनी लाइफ जिससे आपको लगता है कि अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें तो उनकी लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। कोई ऐसा मैसेज अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर? देखो, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सबके साथ कि अगर आप नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आगे को बढ़ना चाहेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। हम कई बार विचलित हो जाते हैं कि उस आदमी ने तो यार परसों ऐसा था, आज इतना बड़ा हो गया, हम ईमानदारी से चले, हम तो यहीं रह गए। अब वो ही तो मोह-माया है। उसमें अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हम भी उस आदमी की तरह चल पड़ेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसको जल्दी हासिल हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत कार्य हो सकता है। जब आप ईमानदारी से चलते हैं, मेहनत से चलते हैं, 100% आपको सफलता हासिल होती है। उसका बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी लेवल पे। मैं इतने छोटे से उससे बोल रहा हूँ कि अगर हम पेपर भी दे रहे हैं
नहीं क्वेश्चन आता स्किप हो जाए, पर अगर हम नकल मारने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं वो हम गलत हैं कि हम किसी का नकल की वजह से और किसी अच्छे बच्चे को जिसने खुद से स्टडी किया उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जितना आता है हम भी पढ़े हैं, 40% भी पास हुआ तो ठीक है, पास है। हमारे टाइम में तो खैर 40% होते ही बहुत थे। अब तो 99% जैसे मैंने पहले कहा, मगर किया ईमानदारी के साथ। और आज बहुत खुश हूँ कि कुछ भी ना होते हुए आज सब कुछ हासिल किया हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हासिल की है कि मेरे परिवार का प्यार मेरे साथ है, मेरे समाज का प्यार मेरे साथ है, और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जी। मुझे यही लगता है कि सबको ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें पेशेंस का भी बहुत रोल रहता है। उसको ना डामाडोल होने दें पेशेंस को, आपको सफलता पक्का मिलेगी। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत वेरी ही मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, सो और आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया और लाइफ़ के इतने अच्छे लेसन्स शेयर किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको उनके एक्सपीरियंसेस सुन के अपनी लाइफ के इस पड़ाव पे कभी हेल्प की कोई ज़रूरत फ़ील हो रही होगी या मोटिवेशन की कमी फ़ील हो रही होगी, तो आपको वो मिली, या आपको उनकी कौन-सी कोई बात इंस्पायर करी। आपका कोई कमेंट या लाइक मुझे बहुत इंस्पायर करेगा और ऐसी स्टोरीज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।